लेटेस्ट हम आपको MCQs ऑन जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स आज वो कवर करते हैं। विच कंपनी हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विथ NPCI टू इंट्रोड्यूस द ऑप्शन ऑफ EMI ऑन रुपे क्रेडिट कार्ड। अभी किस कंपनी ने NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर EMI यानी कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट पर रुपे कार्ड क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने का ऑप्शन दिया है। अगर आप रुपे क्रेडिट कार्ड से खरीदारी कर रहे हैं तो उसमें आपको EMI ऑप्शन पेमेंट करने के लिए दिया जाएगा। ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर किस कंपनी ने शुरू किया है अभी? अमेजन पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गूगल पे, पेटीएम या फ़ोनपे? तो ये भी शुरू किया है अमेजन पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और इसमें होना क्या है कि जैसे क्रेडिट कार्ड से ख़रीदारी करते हैं तो उसका क्या होता है कि आपका बिलिंग पीरियड से कुछ दिनों का आपको उसमें लेवरेज मिल जाता है, पेमेंट करने के लिए समय मिलता है। एक तरह से वो समझिए क्रेडिट कार्ड से जो खरीदते हैं लोन है। तो अभी इसमें आप एक बार में जो उसका पेमेंट करेंगे उसके जगह पर EMI के रूप में पेमेंट करने के लिए EMI यानी कि इक्वेटेड मंथली ऑप्शन, ये फैसिलिटी अमेजन पे इंडिया ने दिया है। उसमें 8 बैंकों के जो रुपये क्रेडिट कार्ड्स हैं उनको इसमें इंक्लूड किया है। अब जैसे मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपये का परचेज़ करते हैं अमेजन से, उस पे करते हैं उसका, उसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप 1 लाख रुपया एक बार में पे करेंगे कि उसको 8 मंथली इंस्टॉलमेंट या जो भी है डिफरेंट पीरियड उसमें दिया सजेस्ट किया गया है उसके हिसाब से आप पेमेंट करेंगे। तो ये एक और अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो EMI खरीदने का ये चलन बहुत बढ़ रहा है आजकल, ये नया कंज्यूमरिज्म है। तो उसको इनकैश करने के लिए फेस्टिव सीजन वगैरह में अमेजन पे ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ उड़ीसा? उड़ीसा के गवर्नर का भी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है नए गवर्नर का। वो किन को बनाया गया है? अर्जुन मुंडा, संबित पात्रा, रघुवर दास या शशि थरूर? तो ये जिम्मेवारी सौंपी गई है रघुवर दास को, जो कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अभी उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। वो उनके जगह पर रघुवर दास को ये जिम्मेवारी सौंपी गई है। कुछ दिनों में जाकर वो इसका चार्ज लेंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। और गवर्नर का पोस्ट देखिए क्या होता है नॉर्मली, इसमें ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। इसमें ज्वाइन करने के बाद, यहाँ अपॉइंटमेंट के बाद आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य नहीं रह जाते हैं, चाहे बीजेपी के रहे हो, कांग्रेस के रहे हो, जो भी रहे हो, या एकेडमिशियन रहे हो या IAS IPS रहे हो, तो आप किसी पार्टी से एफिलिएशन नहीं होता। उनको माना जाता है कि ही विल बी इम्पार्शियल। जैसे प्रेसिडेंट होते हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, उसी तरह गवर्नर की ये जिम्मेवारी होती है कि राज्य के वो को सुचारू रूप से चलाएंगे। चलाने एग्जीक्यूटिव हेड तो होते हैं चीफ मिनिस्टर, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो होते हैं वो गवर्नर होते हैं। तो ये रघुवर दास को जिम्मेवारी सौंपी गई है। विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स? सॉरी, यहाँ पर एक वर्ड छूट गया है, लेटेस्ट। पहले भी टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बन चुका है, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स इंडिया में। ये लेटेस्ट होगा, लेटेस्ट। तो किस राज्य ने अभी अपने यहाँ टाइगर प्रोटेक्शन के लिए एक स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाने की अनुमति दी है? अभी हाल ही में उसका अनाउंसमेंट किया गया है। मेघालय, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड? तो ये अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में इस चीज़ को अप्रूव किया गया है। वहाँ 3 जो टाइगर रिजर्व्स हैं वहाँ इस चीज़ को स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो उसको कवर करेंगे, टाइगर को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी लेंगे। 3 नेशनल टाइगर रिजर्व जो है वहाँ। और सबसे पहला ये टाइगर फोर्स कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 2013 में कॉर्बेट नेशनल पार्क में। वहाँ टाइगर को प्रोटेक्शन के लिए ये स्पेशल टाइगर फोर्स बनाया गया था। कर्नाटक वगैरह में बन चुका है। तो अभी लेटेस्ट जो है दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश।
ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हु हैज़ वन बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023? फिल्म फेयर अवार्ड जो है बहुत ही प्रेस्टिजियस इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का अवार्ड है। वो कितने दशकों से चला आ रहा है, 1950 के दशक से ये चलता आ रहा है। फिल्म फेयर एक फिल्म की से रिलेटेड एक मैगजीन है, बहुत नामी मैगजीन रही है शुरू से। तो वो एक अवार्ड देती है और इसका अवार्ड इंडिया में सबसे प्रेस्टिजियस माना जाता था, या माना जाता रहा है समझिए। और काफ़ी बड़े बड़े नाम, अच्छे अच्छे फिल्म, तरह तरह के उसमें अवार्ड होते हैं। बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म, सभी तरह के अवार्ड उसमें होते हैं। तो हर साल ये अवार्ड दिया जाता है मुंबई में फिल्म फेयर मैगजीन के द्वारा। तो इस साल का 2023 के लिए किसको दिया गया है बेस्ट एक्टर अवार्ड? राजकुमार राव, अमिताभ बच्चन, आमिर खान या रजनीकांत? तो ये अवार्ड दिया गया है इस साल बेस्ट एक्टर के लिए राजकुमार राव को। उनको फिल्म बधाई 2 उसके लिए दिया गया है राजकुमार राव को। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया है। आलिया भट्ट देखिए ऐसी एक्ट्रेस है इस बार कि उनको फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला है, और नेशनल लेवल पे जो दिया जाता है नेशनल फिल्म अवार्ड, उसमें भी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड उनको गंगूबाई के लिए मिला है। तो ये राजकुमार राव हैं इसके सही इसका सही जवाब है। और सबसे ज़्यादा बार जो अवार्ड दिया गया है फिल्म फेयर अवार्ड जो किसी एक्टर को मिला है, तो वो दिलीप कुमार हैं जिनको 8 बार, शाहरुख खान उनको भी 8 बार, दोनों को 8-8 बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड फिल्म फेयर में दिया गया है। और अमिताभ बच्चन ने भी 8 बार जीता है, लेकिन 5 बार वो बेस्ट एक्टर के लिए जीते हैं और 3 बार सपोर्टिंग एक्टर के लिए। इस बार भी हालांकि अमिताभ बच्चन उसके एक नॉमिनी थे फिल्म ऊंचाई के लिए, लेकिन राजकुमार राव को ये मिला है। विच फिल्म हैज़ वन नरगिस दत्त अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन? नेशनल अवार्ड की जो घोषणा होती है तो उसमें एक नरगिस दत्त अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन भी दिया जाता है। नेशनल इंटीग्रेशन के लिए किसको दिया गया है इस बार? पठान, गदर 2, मिमी या द कश्मीर फाइल्स? तो ये नेशनल इंटीग्रेशन के लिए इस साल का जो नरगिस दत्त अवार्ड है ये दिया गया है द कश्मीर फाइल्स को। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। कश्मीर फाइल्स में जैसा कि इस फिल्म के बारे में काफ़ी चर्चाएं हुई कि कश्मीर से जो हिंदुओं को विस्थापित किया गया था उससे रिलेटेड ये फिल्म बनाई गई थी, और इसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत जगह इसको काफ़ी अवार्ड से नवाजा गया इसको। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। और हाँ, एक हम लोग ये कर रहे थे फिल्म फेयर अवार्ड का, तो इसमें राजकुमार राव को तो इस साल मिला है सबसे ज़्यादा। अभी हमने बताया कि दिलीप कुमार और शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन। और फीमेल कैटेगरी में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है, माने बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये नूतन को 5 बार मिला है और काजोल को 5 बार मिला है। तो काजोल से नूतन का रिश्ता भी है एक। नूतन काजोल की मौसी हैं। नूतन जो थी वो शोभना समर्थ की बेटी थी, उनको भी बहुत मिला था अवार्ड, बहुत पुरानी। और उनकी जो बेटी थी नूतन और तनुजा काजोल की माँ है। तो एक संयोग है कि काजोल और नूतन दोनों को 5-5 बार मिला है। विच कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ऑप्टिमा सिक्योर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी? हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हम लोग सब जानते हैं कि जैसे हेल्थ का कोई इशू हो गया, ये सब आ गया, तो उसमें आपको अगर अपने पास पैसा नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आपको मिलता है। बहुत जगह कैशलेस फैसिलिटी होता है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए और आपको वहाँ जो भी खर्च होगा वो कंपनी जो है डायरेक्ट वहाँ भेज देगी इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट लेने के लिए। तो ये होता है उसमें। तो ये अभी ऑप्टिमा सिक्योर के नाम से एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चलाया गया है। तो ये किसके द्वारा चलाया गया है? SBI जनरल इंश्योरेंस, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, या HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस, या मैक्स लाइफ? तो ये HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस के द्वारा चलाया गया है। देखिए नाम बदल के बहुत तरह के रहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। हर बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनी का इस तरह का लाइफ इंश्योरेंस का प्लान चलता है। तो ये HDFC एर्गो का है, जिसको पहले अपोलो म्यूनिक के नाम से इस इंश्योरेंस कंपनी को जाना जाता था। HDFC जो कॉन्ग्लोमरेट है, जो बैंक है, उसी की एक सब्सिडियरी, एक आर्म है ये
HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस, जो कि इंश्योरेंसेस का देखती है। SBI जनरल इंश्योरेंस का भी कुछ हेल्थ इंश्योरेंस पैकेज है, मैक्स लाइफ का भी है, बहुत है। विच बैंक हैज़ डेवलप्ड Expressway, a digital banking platform to offer a range of financial products and services। अभी हाल ही में किस बैंक ने एक्सप्रेसवे नाम से एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसमें कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स रहेंगे और सर्विसेज रहेंगे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या एक्सिस बैंक? तो ये एक्सप्रेसवे है क्या, पहले समझिए कि ये इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, HDFC बैंक। लेकिन ये है क्या कि जैसे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप लोगों ने पता नहीं SBI योनो कभी यूज़ किया है नहीं, वो भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उस पर जाने से बहुत सारी बैंकिंग फैसिलिटी आपको मिलती है। उसी तरह से ये एक्सप्रेसवे HDFC बैंक का है, उस पर हर तरह का पर्सनल लोन, कार लोन, आपका हाउसिंग लोन, बिजनेस लोन, सेविंग्स बैंक, क्रेडिट कार्ड, ये सब से रिलेटेड काफ़ी जानकारियाँ मिलेगी और उसको आप लोन ले भी सकते हैं। सब कैशलेस फैसिलिटी रहेगी, एक तरह से पेपरलेस फैसिलिटी रहेगी। उसमें बहुत सारे फॉर्म वॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं होगी। इस ऐप पर आप प्लेटफॉर्म पे जाकर आप अपना सब कुछ डालेंगे और आपको लोन चाहिए, क्या चाहिए, सब कुछ उसी तरह से अप्रूव होगा, अदरवाइज आप अगर एलिजिबल हैं तो ये इसका सही जवाब है HDFC बैंक। Next question, which Indian village has featured in one of the best tourism villages 2023 by the United Nations World Tourism Organization? यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यानी कि UNWTO के द्वारा हाल ही में एक लिस्ट रिलीज़ की गई है, जिसके बेसिस पर उन्होंने पूरे दुनिया में कुछ गाँव का चयन किया है जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। ऐसे 40 देश से करीब 70 गांव का उन लोगों ने चयन किया है। तो उसमें एक भारतीय गांव भी है, उस गांव का क्या नाम है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेजेस 2023 में सेलेक्ट हुआ है? कांगड़ा, धोर्डो, पचौड़ी या कटहरी? तो ये है गुजरात का धोर्डो गांव। ये रन ऑफ कच्छ जो है ना, उसका ये गेटवे माना जाता है और यहाँ कच्छ फेस्टिवल भी यहाँ चलता है, पिछले कई सालों से वहाँ चल रहा है। और इसको ट्रेडिशनली बहुत अच्छा एक कल्चरली डेवलप्ड विलेज बनाया गया है। बहुत अच्छा से इसको लोग यहाँ टूर करने के लिए आते हैं, काफ़ी वहाँ के गुजराती रहन सहन को, कच्छी रहन सहन को देखते हैं, उस तरह का हट्स बनाया गया वहाँ। तो इसलिए इस गांव को इसमें सेलेक्ट किया गया है। ऐसे 40 देशों से 70 गांव का करीब चयन किया गया। तो इससे ये लिस्ट में आने से क्या होगा कि और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा वहाँ। तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धोर्डो, गुजरात में। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड टू बी कन्फर्ड विद द हार्मनी फाउंडेशंस 19th मदर तेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस? हार्मनी फाउंडेशन के द्वारा हर साल मदर तेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस दिया जाता है। इस साल भी 19वां वो जो अवार्ड है वो अनाउंस किया गया है। तो ये अवार्ड किनको दिया जा रहा है? ए, नरगिस मोहम्मदी, बी, सुनीता विलियम्स, सी, एंजेला मर्केल या डी, कमला हैरिस? तो ये अवार्ड इस साल ऑप्शन ए, नरगिस मोहम्मदी को दिया जा रहा है। नरगिस मोहम्मदी जो कि एक ईरानियन लेडी हैं, उनको हाल ही में अभी ये सुर्खी में इसलिए आए हैं कि इनको अभी हाल में नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया है, उसके लिए इस साल इनको चुना गया है। और ये ईरानियन एक्टिविस्ट हैं, विमेन ऑपरेशन के अगेंस्ट में काफ़ी इन्होंने लड़ाई लड़ी है, काफ़ी आवाज़ उठाई है और इक्वल राइट्स फॉर विमेन ये सब के लिए काफ़ी आवाज़ अभी ईरान के जेल में ये बंद है। तो उनके कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ह्यूमैनिटेरियन फंक्शन या टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ विमेन, इसके चलते इनको ऑनर करने के लिए इस बार इनको ये अवार्ड से नवाजा जा रहा है। और इसके प्रीवियस रिसिपिएंट्स रहे हैं इस अवार्ड के, मदर तेरेसा के नाम पर जो अवार्ड है उसके मलाला यूसुफजई, जो कि पहले इनको नोबेल प्राइज़ उनको भी मिल चुका है, पीस प्राइज।
तो काफ़ी प्रोमिनेंट लोग हैं जिनको कि अवार्ड दिया गया है। तो इस साल ये नरगिस मोहम्मदी को दिया जा रहा है, ऑप्शन ए। Which Indian has been appointed by WHO to the Strategic and Technical Advisory Group for TB? WHO की एक स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकली एडवाइजरी ग्रुप होती है, इस टैग जिसको कहा जाता है, इस टैग टीबी। तो उसका जो ग्रुप है ना, उसमें 15 मेंबर रहते हैं उस कमेटी में। तो उस कमेटी में एक भारतीय को भी इस बार नॉमिनेट किया गया है। वो कौन है? देवी शेट्टी, नरेश त्रेहन, सारंग देव या विक्रम पटेल? तो ये जिम्मेवारी दी गई है सारंग देव को। वो इस टेक्निकल कमेटी के स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल कमेटी जो है इसके मेंबर बने हैं। 15 मेंबर्स में से ही विल बी वन ऑफ देम। देवी शेट्टी, नरेश त्रेहन और विक्रम पटेल तीनों काफ़ी नामी डॉक्टर्स हैं भारत के। और सारंग देव जो हैं, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जो है वहाँ के फैकल्टी, वहाँ के प्रोफेसर हैं ये। और इनका हेल्थ सेक्टर में काफ़ी काम भी है, मैक्स हेल्थ वगैरह से भी ये जुड़े हुए हैं। तो इनको इस बार किया गया है। इन लोगों का काम होता है स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकली एडवाइजरी ग्रुप का, कि टीबी को कैसे जड़ से ख़त्म किया जाए या उसको कैसे रोका जाए या उसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाए, इसके बारे में ये एडवाइस करते हैं। तो इस ग्रुप के ये मेंबर भारत से सारंग देव हैं, ऑप्शन सी। In which Indian city IFFCO's nano DAP liquid plant has recently been inaugurated by श्री अमित शाह? भारत के किस शहर में इफ्को के द्वारा, इफ्को यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव के द्वारा नैनो डीएपी एक फर्टिलाइजर होता है जो कि लिक्विड रूप में बनाया जा रहा है, अब उसका प्लांट का उद्घाटन हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा कहाँ किया गया? अभी रांची, चंडीगढ़, कलोल, गांधीनगर या दौसा? तो ये गांधीनगर में किया गया है, कलोल में, ऑप्शन सी। और ये नैनो डीएपी है क्या, इसके बारे में हम एक वीडियो अपलोड पहले कर चुके हैं जनरल स्टडीज़ में, उसमें हमने काफ़ी डिटेल में बताया है। अभी क्या होता है कि डीएपी और यूरिया बड़े बड़े बोरे में आते हैं जो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, तो उसमें लागत भी ज़्यादा आती है, महंगा होता है और किसानों को खर्च भी ज़्यादा लगता है और उसका मोबिलिटी भी जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ये एक 40 किलो के बोरे के बैग के जगह पर ये आधा लीटर 1 लीटर में ये काम करेगा, ये नैनो डीएपी लिक्विड जो है, और उससे ज़्यादा इफेक्टिव होगा एज फर्टिलाइज़र। तो इसको यूज़ करने की बात हो रही है और इसी के चलते ये पहला प्लांट भी अभी इसका कलोल गांधीनगर में, वर्ल्ड का ये पहला प्लांट है इस तरह का, उसको उद्घाटन किया गया है, ऑप्शन सी। व्हाट नेम डिड हमास गेव टू अटैक ऑन इजराइल? अभी हम लोग हमास और इजराइल का युद्ध के बारे में हर दिन पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर अटैक कर दिया। हमास है क्या? एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अधिकतर वेस्टर्न कंट्रीज को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। वो इजराइल का अगर आपने मैप देखा है तो गाजा पट्टी, हर दिन आप लोग देख ही रहे होंगे, गाजा पट्टी, वहाँ पर ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। इनको इजराइल टर्म करता है कि ICICI या अलकायदा से भी ज़्यादा खतरनाक, डेडली ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन लोगों ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर 5000 मिसाइल से ज़्यादा से हमला कर दिया। वो जो बीच का बाउंड्री बैरिकेडिंग किया हुआ है उसको तोड़ दिया, इजराइल में घुसकर वहाँ से लोगों को बंधक बना दिया और वहाँ काफ़ी नरसंहार किया। तो इस ऑपरेशन का नाम हमास ने क्या दिया था? अल अक्सा फूड, तहरीक कुर्बान, अल गुलबदन या हुमायूं? तो इसका नाम दिया गया था अल अक्सा फ्लड। ये अल अक्सा है क्या? ये एक मस्जिद है, काफ़ी नामी मस्जिद है, और उसी को डिनोट करते हुए, उसी को हाईलाइट करते हुए, पिन पॉइंट करते हुए इन लोगों ने इसका नाम दिया था कि ये हमारा, हम यहाँ इंटर करेंगे, इसको हम फ्री कराएंगे। तो ये अल अक्सा इस ऑपरेशन का नाम दिया गया था। और इजराइल उसके अगेंस्ट में ऑपरेशन अब कर रहा है, उसका नाम इन लोगों ने दिया है आयरन क्लाउड। विच विमेन टेनिस प्लेयर वन द US ओपन टेनिस चैंपियनशिप इन 2023? किस विमेन टेनिस प्लेयर ने इस साल का US ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2023 में जीता है? 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं साल में, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन एंड US ओपन। तो ये US ओपन का खिताब इस वक्त किसने जीता है?
सेरेना विलियम्स, कोको गॉफ, कैरोलिना गार्सिया या अरेना साबलेंका। तो ये खिताब कोको गॉफ ने जीता है, ऑप्शन बी। ये अमेरिकन है और मात्र 19 साल की हैं अभी। इन्होंने फाइनल में अरेना साबालेंका को हराया है और ये खिताब जीता है। और मेंस में नोवाक जोकोविक, उन्होंने जीता है इस बार। और वो 3 बार ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच या विंबलडन, माने 4 में से 3 उन्होंने नोवाक जोकोविक ने जीता है। और ये कोको गॉफ, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया? भारत में कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं? 22, 23, 12, 11। हम लोग हर दिन पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करते हैं, सुनते हैं। पब्लिक सेक्टर जिसमें कि गवर्नमेंट होल्डिंग 51% या उससे ज़्यादा है, उसको पब्लिक सेक्टर कहते हैं। और जिसमें प्राइवेट सेक्टर का जो ये होल्डिंग है वो 51% से ज़्यादा, उसको प्राइवेट बैंक्स कहते हैं। यानी गवर्नमेंट की होल्डिंग उसमें 50% से कम है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक जिसमें कि गवर्नमेंट की होल्डिंग 51% एंड ज़्यादा है, वो कितने हैं टोटल भारत में? तो ये टोटल है 12। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। पहले 28 थे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उसमें बहुतों का मर्जर हो गया, बहुत बैंक एक दूसरे में मिल गए, मिलाकर बैंक को बड़ा बनाने का स्वरूप के दिशा में कदम उठाया गया। तो उसमें 12 बैंक बचे हैं अभी एक दूसरे से मिलने के बाद। और देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक तो अभी है ना, पहले बहुत कम हुआ करते थे, पहले अधिकतर प्राइवेट बैंक्स थे। तो 1969 में 14 वैसे प्राइवेट बैंक्स को सरकार ने नेशनलाइज कर दिया था, माने सरकारी स्वामित्व में ले लिया था। और 1980 में 6 वैसे बैंक को और किया था। तो टोटल 20 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था और 28 हो गए थे नेशनलाइज बैंक टोटल। लेकिन आज के डेट में 12 बचे हैं मर्जर वगैरह के बाद। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वो 21 हैं अभी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। विच स्टेट लॉन्च्ड ए डेडिकेटेड टूरिज्म पॉलिसी 2023 एंड एम्स टू अट्रैक्ट ₹20,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन 5 ईयर्स? किस राज्य ने अभी हाल ही में टूरिज्म पॉलिसी 2023 की घोषणा की है और उम्मीद जताई है कि इसके चलते वहाँ 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा? तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा या गुजरात? तो ये तमिलनाडु ने किया है और उन लोगों का ये मानना है कि ये टूरिज्म पॉलिसी में बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, बहुत सारे सब्सिडीज़ रहेंगे, बहुत तरह का डेवलपमेंटल वर्क होगा। तो उसके चलते यहाँ बहुत इन्वेस्टमेंट आएगा उस स्टेट में। होटल्स बनेंगे, रिसोर्ट्स बनेंगे, टूरिस्ट प्लेसेज में बहुत सारे और फैसिलिटीज़ डेवलप होंगे। तो इसके चलते करीब 20,000 करोड़ रुपए का वहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा, ये वहाँ की सरकार का मानना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फोर्थ कमिंग एग्जाम्स। खासकर SBI PO वगैरह के एग्जाम अब शुरू हो रहे हैं, तो उसमें घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है। जितना भी वीडियोस अपलोड हमने किया है या आप लोगों ने भी अपना पढ़ाई किया है, उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए, एंड आई एम श्योर यू विल बी थ्रू। आप जरूर इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। थैंक यू एंड वंस अगेन बेस्ट विशेज़।